बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में बात करेंगे CS11 लेक्चर 161 टू 69 तक, और इसमें मौजूद इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो आपको 3-4 ऐसे लॉन्ग मिलेंगे जो कि फ़ाइनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 to 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जो MCQs है वो तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, एज़ यूजुअल आज भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला मॉड्यूल जो है वो है 161, जिसमें हमारे पास है द कमिट एंड रूल बैक प्रोटोकॉल, ठीक है। इस मॉड्यूल में जो सबसे पहली बात आपने याद करनी है वो ये है कि सिंगल ट्रांजैक्शन होती क्या है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंगल ट्रांजैक्शन क्या होती है। सिंगल ट्रांजैक्शन होती है कि ट्रांसफ़र करना फ़ंड को एक बैंक के अकाउंट से दूसरे में, लाइक जैसा हम एक जैज़ कैश अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र फ़ंड कर रहे होते हैं, एक ये सिंगल ट्रांजैक्शन होती है। उसके अलावा कैंसिल कर देना एयरलाइन रिजर्वेशन को, या एक स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दी है, वो भी क्या है, सिंगल ट्रांजैक्शन है। तो ये क्या है, सिंगल ट्रांजैक्शन की एग्जांपल्स है। अब हम बात करते हैं कमिट पॉइंट की। कमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। कमिट पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आएगी, ठीक है। इसमें ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। इसमें है क्या कि द पॉइंट एट विच ऑल द स्टेप्स इन अ ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लॉग इज कॉल्ड द कमिट पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरा जो रिकॉर्ड हो रहा है, जितनी भी एक फॉर एग्जांपल आपका एक जैज़ कैश अकाउंट है, तो उसमें होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो इन है चाहे वो आउट है, वो सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड रखने के लिए एक लॉग बनाया गया, जिसको हम कमिट पॉइंट का नेम देंगे, ठीक है। क्योंकि हम डाटाबेसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें यही आती हैं। कमिट पॉइंट वो जगह है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है, सिंपल लफ्ज़ों में है। उसके बाद आपने जो यहाँ पे याद करना है वो है रूल बैक। रूल बैक क्या होता है, आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। पहले हम इसको देखते हैं कि क्या होता है कि इट माइट फाइंड इटसेल्फ विद द पार्शली एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शंस दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। पार्शली एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शंस दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि आधी तक पहुंची है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, उसको क्या बोलते हैं, हम रूल बैक बोलते हैं। इसको अब मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने लाइक शूटिंग हो रही है किसी भी मूवी या ड्रामे की, तो वो बोलते हैं रूल बैक, कैमरा रोल बैक, ठीक है। तो वो क्या होता है, मतलब उन्होंने कोई सीन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसमें कोई एरर आया, तो वो क्या हुआ, पार्शली एग्जीक्यूट हुई और उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको रास्ते में छोड़ दिया, तो वो क्या बोलते हैं, कैमरा रोल बैक। तो यहाँ पे जो रूल बैक का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो सेम यूज़ हुआ है, ठीक है, कि एक ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई, रास्ते में ही ख़त्म होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रूल बैक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे एक और है, कैस्केडिंग रूल बैक, ठीक है। कैस्केडिंग रूल बैक क्या होता है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रूल बैक हो रही हैं, एक अकाउंट से आपकी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल एक अकाउंट से आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो रूल बैक हुई, तो जो दूसरी ट्रांजैक्शंस है उस पर भी वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो अपडेट हो जाएगी, और ये जो होगा ये क्या करेगा कि ये उस एडिशनल ट्रांजैक्शंस में भी रूल बैक का प्रोसेस अमल आएगा, ठीक है, उसमें भी रूल बैक आएगा। उस पहले रूल बैक ट्रांजैक्शन होने की वजह से जो दूसरी एक्टिविटीज़ होनी है, जो दूसरी ट्रांजैक्शंस होनी है, उनमें भी वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा और उनमें भी रूल बैक आएगा। इस तरह मतलब हर वैल्यू में रूल बैक आ रहा है, हर ट्रांजैक्शन में रूल बैक आ रहा है, तो उसको हम कैस्केडिंग रूल बैक का जो है ना वो लफ्ज़ देंगे, नेम देंगे। इसको आप कह सकते हो कि लगातार रूल बैक आना, इस तरह भी आप इसको बोल सकते हो अपने लफ्ज़ों में, ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इस मॉड्यूल में, ठीक है। उसके बाद आपको 160 मॉड्यूल में लॉकिंग आएगा। लॉकिंग में यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद करनी है, मतलब कि यहाँ पे लॉकिंग क्या होती है कि अगर आप डेटाबेस से कुछ चीज़ निकालना चाह रहे हो लेकिन निकल नहीं रही, कोई एरर आ गया, लॉक लग गया। ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे याद करनी है। एक होती है इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम और दूसरी होती है अपडेट प्रॉब्लम, ठीक है। पहले हम इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम को अगर देखें, तो इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम क्या होती है भला। इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम कैन राइज इफ़ one transaction is in the middle of the transferring funds from one account to another when another transaction tries to compute the total deposits in the bank।
ये कब होती है? जब एक ट्रांजैक्शंस अभी मिडल में है, अभी मतलब दरमियान में काम कर रही है, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार बैठी है, दरमियान में है, और उसके साथ ही दूसरी एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो उसके लिए जो पूरा टोटल बैंक डिपॉजिट्स है उसको कंप्यूट करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और ये जो होती है ये लार्ज भी होती है, शॉर्ट भी होती है। इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम का ये जो मैंने सबसे हिस्सा हाईलाइट करके रखा है, इसको आपने लाजमी याद करना है। ये जो है हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज़ अगर आप देखो तो वो है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है? विच इज़ एग्जाम्पलीफाइड बाय टू ट्रांजेक्शन ईच ऑफ विच मेक्स ए डिडक्शन फ्रॉम द सेम अकाउंट। ये तब होती है जब एक दो ट्रांजेक्शन जो है ना वो एक ही अकाउंट से सेम अकाउंट से जो है ना वो डिडक्शन हो रही है। दो ट्रांजेक्शन्स की इकट्ठी एक अकाउंट से डिडक्शन हो रही है, तो उसमें अपडेट प्रॉब्लम का आ जाता है, यानी कौन सी पहले अपडेट हो उसमें जो है वो अपडेट प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। क्योंकि वो दोनों एक ही अकाउंट से एक ही वक्त में जो वो टू ट्रांजेक्शन जो है वो डिडक्ट कर रही होती हैं, तो इस वजह से तो ये अपडेट प्रॉब्लम जो है ये भी आपने याद रखनी और इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम भी याद रखनी, ठीक है। बाकी जो मैंने साथ में हाईलाइट किया हुआ है उस चीज़ को आपने पढ़ना है। उससे ये हो जाएगा कि आपको अगर कोई माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाएगी तो वो भी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉकिंग प्रोटोकॉल आएंगे नज़र। यही जो दो प्रॉब्लम्स आपने बयान की हैं, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, इन्हीं के अगेंस्ट जो एक गार्ड बनाया गया जिसको हम लॉकिंग प्रोटोकॉल का नेम देते हैं, लॉकिंग प्रोटोकॉल का यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है कि इन विच दी आइटम्स विद इन अ डाटाबेस दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड बाय सम ट्रांजैक्शंस आर मार्क्ड एज सच एंड दीज मार्क्स आर कॉल्ड लॉक्स। यानी कि डाटाबेस में जब वो ट्रांजैक्शन डिटेक्ट हो रही हैं, अगर एक सेम अकाउंट से हो रही हैं, या जो भी उनमें एरर आया, चाहे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम एरर आ गया है, चाहे इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें मार्क्स लग जाएंगे। वो मार्क्स क्या हैं? वो लॉक्स हैं, ठीक है। लॉक्स टू टाइप्स के लॉस होते हैं, एक शेयर्ड लॉक्स होता है, एक एक्सक्लूसिव लॉक्स होता है। दो टाइप्स ऑफ लॉक्स हैं, एक शेयर्ड लॉक्स, एक एक्सक्लूसिव लॉक्स। अब शेयर लॉक्स क्या होता है? यहाँ पे आप अगर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, इफ़ अ ट्रांजैक्शन इज़ नॉट गोइंग टू अल्टर एंड डाटा आइटम देन इट रिक्वायर्स शेयर्ड एक्सेस। एक अगर ट्रांजैक्शन जो है वो डाटा आइटम को नहीं कर रही, ठीक है, चेंज नहीं कर रही डाटा आइटम को, तो उसके लिए हमें शेयर्ड एक्सेस की ज़रूरत होगी। मीनिंग दैट अदर ट्रांजैक्शन आर आल्सो अलाउड टू व्यू द डाटा। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट में अमल आनी है ना, उनको जो डाटा है वो देखना पड़ेगा। तो ये एक होती है जिसको हम शेयर्ड लॉक बोलते हैं। दूसरा अगर एक्सक्लूसिव लॉक हो तो उसकी यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है कि इफ़ द ट्रांजैक्शन इज़ गोइंग टू अल्टर द आइटम। अगर ट्रांजैक्शन क्या है कि वो आइटम को चेंज कर रही हैं, तो इट मस्ट बी एक्सक्लूसिव एक्सेस, ठीक है। एक्सक्लूसिव ये एक्सेस है या लॉक्स है, एंड माइनिंग दैट इट मस्ट बी दी ओनली ट्रांजैक्शन विद एक्सेस टू दैट डाटा। और हमें इसका मतलब ये है कि एक ओनली एक जो ट्रांजैक्शन है वो उस डाटा को एक्सेस कर रही होती है। शेयर्ड एक्सेस में वो चेंज नहीं करती है और उनको शेयर करना पड़ता है जो दूसरी होती हैं ट्रांजैक्शंस, उनके साथ उनको भी डाटा देखना पड़ता है। लेकिन ट्रांजैक्शन में वो उसको चेंज कर देती है और जो दूसरे वो भी देख लेते हैं और वो इजीली एक्सेस कर देते हैं डाटा को, तो इसलिए उसको एक्सक्लूसिव एक्सेस बोलते हैं या एक्सक्लूसिव लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इस मॉड्यूल में आपने ये करना था। उसके बाद यहाँ पे एक और है, बाउंड वेट प्रोटोकॉल का लफ्ज़ आया हुआ है। बाउंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि ओल्ड ट्रांजैक्शंस बाउंड यंग ट्रांजैक्शंस। जो ओल्ड ट्रांजैक्शंस होती है इसमें क्या होती है कि जो यंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बार बार अमल में आने की कोशिश कर रही होती है, तो ओल्ड ट्रांजैक्शंस उनको वाउंड कर देती हैं, यानी उनको इजाज़त दे देते हैं कि चलो आप पहले जो है ना वो डिटेक्ट हो लो, ठीक है। यंग ट्रांजैक्शंस क्या करती हैं? वेट करती हैं फॉर ओल्ड वंस। जो पुरानी होती हैं वो उससे भी पुरानी होती हैं, वो उनके लिए क्या करती हैं? वेट करती हैं। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि ओल्ड ट्रांजैक्शंस पहले करेंगे यंग ट्रांजैक्शंस को वाउंड, और वो जो यंग ट्रांजैक्शंस हैं वो अगेन क्या करेंगी? वेट करेंगी ओल्ड वंस के लिए। तो इसको वाउंड वेट प्रोटोकॉल का नेम भी दिया गया। इसको आप अगर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो इधर से, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि दी ओल्डर ट्रांजैक्शन इज़ गोइंग टू एक्सेस टू द डाटा आइटम इट रिक्वायर्ड एंड the younger transaction is forced to start again. If younger transaction is repeatedly preempted, it will grow older in the process and ultimately become one of the older transaction with high priority, ठीक है। अगर वो मतलब शॉर्ट जो यंगर ट्रांजेक्शन अगेन अगेन खुद की डिटेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं, तो वो एक ओल्डर ट्रांजेक्शन बन जाएगी। वो यंग नहीं रहेगी, वो ओल्डर ट्रांजेक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पे वही बात उन्होंने बोली है कि ओल्ड ट्रांजेक्शन जो होंगी वो यंग ट्रांजेक्शन्स को वाउंड कर देंगी और यंग ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो ओल्ड के लिए वेट करेंगी। तो यहाँ पे जस्ट आपने ये जो मैं सबज याद किया, सबज हाईलाइट किया, इसको आपने याद कर लेना और बाकी जो है ना उसको रहने देना, ठीक है। उसको जस्ट एक दफ़ा पढ़ लेना है।
उसके बाद हम बात करें अगर मॉड्यूल 163 की, तो इसमें हमारे पास है सिक्वेंशियल फाइल्स। सिक्वेंशियल क्या होती है? सीक्वेंस से सिक्वेंशियल निकला है। ऐसी फाइल सिस्टम, ऐसा सीरियल मैनर में जो हो, एक सीरियल मैनर में अरेंज हो। द फाइल दैट इज एक्सेस्ड इन अ सीरियल मैनर फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू इट्स एंड सो द इन्फॉर्मेशन इन द फाइल वाज अरेंज इन वन लॉन्ग रो। ऐसा सिस्टम जिसमें जो फाइल्स हों वो एक सीरियल मैनर में अरेंज की गई हों और एक बिगनिंग भी हो, उनकी एक एंड भी हो, उनमें से इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो भी एक अरेंज लॉन्ग रो में मौजूद होती है, उसको भी एक सिक्वेंशली तौर पे हमें निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो नहीं निकलेगी। इसके एग्जांपल में ऑडियो फाइल्स है, वीडियो फाइल्स है और प्रोग्राम्स हैं, और जिसमें टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी और भी एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल की एक दिया हुआ टेक्स्ट फाइल क्या होता है कि उसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिंगल सिंबल्स की शक्ल में होते हैं, जो कि ASCII और यूनिकोड होती है। ये क्योंकि हम डेटाबेस कंप्यूटर में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने जो बुक्स होती हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें इस कोड में उनको लिखा जाता है, ठीक है। टेक्स्ट सिक्वेंशियल फाइल की आपको समझ आ गई होगी, आई होप। सिंपल है ये तो। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर डाटा सिक्वेंशियल फाइल में हो, अगर मास स्टोरेज में, तो वो सिक्वेंशियल नेचर जो होती है वो प्रिजर्व रहती है, और वो अगर मास स्टोरेज है खुद सिक्वेंशियल फाइल हो तो उसको मतलब हमने अगर एक्सेस करना है तो वो और भी ईजी हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने याद करना जो ये चीज़ है यहाँ पे दी हुई कि द एंड ऑफ द सिक्वेंशियल फाइल इज़ कॉल्ड द एंड ऑफ फाइल, ठीक है। ये MCQs है जो कि आया हुआ था। द एंड ऑफ द सिक्वेंशियल फाइल इज़ द एंड ऑफ द फाइल, EOF भी बोलते हैं इसको। सिक्वेंशियल फाइल की एंड को एंड ऑफ द फाइल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है नीचे कि वन इज़ टू प्लेस अ स्पेशल रिकॉर्ड कॉल्ड सेंटिनल, ठीक है। एक जो ख़ास जगह जहाँ पे हम स्पेशल रिकॉर्ड रखते हैं उसको सेंटिनल बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइल के एंड पे जो स्पेशल रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको सेंटिनल बोलते हैं। और ये जो होता है, अनदर इज़ टू यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरी सिस्टम टू आइडेंटिफाई फाइल्स EOF, ठीक है। ये मतलब जो डायरेक्टरी सिस्टम होता है फाइल्स के अंदर, उसको एक्सेस करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है सेंटिनल, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोला, हमारे पास एक क्लासिकल एग्जांपल दी है हमें कि फाइल इज़ पे रोल प्रोसेसिंग इज़ अ स्मॉल कंपनी। अ क्लासिकल एग्जांपल इन्वॉल्विंग सिक्वेंशियल फाइल इज़ पे रोल प्रोसेसिंग इन अ स्मॉल कंपनी। लाइक कोई छोटी कंपनी, उसमें जो पे रोल प्रोसेसिंग है वो उसमें जो इन्वॉल्व चीज़ है वो क्या है, वो सिक्वेंशियल फाइल्स है। उसमें सिक्वेंशियल फाइल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स क्या होती है? इंडेक्स होती है कि जैसे आपके बुक में शुरू में दी होती है कि ये लेक्चर इस पेज पे मौजूद है, ठीक है, उसी तरह डाटाबेस में भी इंडेक्स फाइल का ऑप्शन होता है कि हम जो होता इतनी ज़्यादा डाटाबेस होता है और उसमें से जो डाटा हमें ज़रूरत का वो हम रिट्राइव करने के लिए क्या करेंगे कि उस इंडेक्स को देखेंगे, इंडेक्स ऑफ फाइल्स होगी उसको हम देखेंगे और उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो है ना, जो हमारा डाटाबेस है, जो भी हमारे पास डाटा है वो इस जगह पे मौजूद है, फाइल में इस जगह पे मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखो, इसका यहाँ से लिखा हुआ है कि पॉपुलर सोल्यूशन इज़ टू यूज़ एन इंडेक्स फॉर द फाइल इन मच द सेम वे दैट एन इंडेक्स इन अ बुक इज़ यूज टू लोकेट टॉपिक्स विद इन द बुक, सच अ फाइल सिस्टम इज़ कॉल्ड एन इंडेक्स्ड फाइल। सिंपल है, जो मैंने आपको बता दिया है, फाइल को ढूंढने के लिए, फाइल के सोल्यूशन के लिए कि कहाँ पे जो वो हमें फ़ाइल चाहिए वो मौजूद है, डाटा चाहिए, तो उसके लिए इंडेक्स्ड फ़ाइल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंडेक्स्ड फ़ाइल में जो लिस्ट होती है कीज़ स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। कीज़ क्या होती हैं वो हम इसमें देखेंगे हैशिंग में, ठीक है। इंडेक्स्ड फाइल और हैशिंग में डिफरेंस है, ठीक है। इंडेक्स और हैशिंग में डिफरेंस है। दोनों होते यूज़ किस लिए हैं? दोनों होते यूज़ हैं रिट्राइव करने के लिए डाटा को। हैशिंग में अब क्या होता है, या हैशिंग को अगर आप देखो तो हैशिंग इज़ अ टेक्निक दैट प्रोवाइड सिमिलर एक्सेस विद दी, और वो सच ओवरहेड जैसे हम ऊपर पढ़ा है, हमारे पास जो था इंडेक्स फाइल उसकी तरह ही इसका प्रोसेस है कि हमें इंफॉर्मेशन हमने जो सर्च करनी है वो हमें ला के दे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हैशिंग में हम रिकॉर्ड्स को लोकेट करने के लिए क्या करते हैं, की का यूज़ करते हैं। एक की वैल्यू होती है, वो की वैल्यू हम, हैश क्या होता है, अगर हैश टैग आप समझो, आपको पता हो हैश टैग का, जैसे ट्विटर पर होता है, ठीक है, ये टैग लगाओ साथ में, वो हैशिंग होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि की वैल्यू होती है, उससे पता चलता है कि ये जो आइटम है, ये जो डाटा है, ये इस जगह पे मौजूद होगा। ये हैशिंग में और इंडेक्स में फ़ाइल, इंडेक्स में डायरेक्टली हम जो है ना वो रिकॉर्ड्स डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन जो होती है हैशिंग उसमें हम एक की वैल्यू यूज़ करते हैं उस चीज़ को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस दस इतना सा है। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे द डाटा स्टोरेज स्पेस इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शन, जो डाटा स्टोरेज होता है,
डाटाबेस का जो डाटा स्टोरेज स्पेस है वो सेवरल सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, और उस सेक्शंस को जो वो बकेट्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ये बकेट्स का जो है ना कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। ईच ऑफ विच इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग सेवरल रिकॉर्ड्स। हर बकेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स को क्या कहता है, कैपेबल होता है कि उनको होल्ड कर सके। दीज रिकॉर्ड्स आर डिस्पर्स्ड अमॉन्ग द बकेट्स अकॉर्डिंग टू एन एल्गोरिथम दैट कन्वर्ट्स की वैल्यू इनटू बकेट नंबर। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं बकेट्स के अंदर जो होते हैं वो डिस्पर्स फैले हुए होते हैं एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो की वैल्यूज़ होती हैं उनको बकेट नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो कन्वर्जन होती है की वैल्यू से बकेट नंबर्स में, उसको हम बोलते हैं हैश फंक्शन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हैश फंक्शन। आप समझ आई बकेट्स की। बकेट क्या है, जो हमारा डाटा स्टोरेज उसको हमने डिवाइड किया, वो जो सेक्शंस बने उसको बकेट बोलेंगे। और बकेट क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, सेवरल रिकॉर्ड्स को, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड्स होंगे ये क्या करेंगे, उन बकेट्स के अंदर फैल जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम के मुताबिक। और ये जो की थी उसको क्या करेंगे, बकेट नंबर में चेंज कर देंगे। और ये जो कन्वर्जन होगा की से बकेट नंबर में, उसको हम हैश फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आपने याद करनी, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है दो, कि व्हेन हैशिंग इज़ अप्लाइड टू अ स्टोरेज स्ट्रक्चर इन मास स्टोरेज। जब हैशिंग अप्लाई की जाएगी मास स्टोरेज में, ठीक है, तो जो रिज़ल्ट होगा उसको हम हैश फाइल बोलेंगे, ठीक है। जब यही हैशिंग अगर हम जो मेन मेमोरी में इसको अगर हम कर दें, अप्लाई कर दें, तो इसके लिए जो रिज़ल्ट होगा वो क्या बोलेगा, हम हैश टेबल बोलेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर मास स्टोरेज के लिए तो हैश फाइल, और अगर मेन मेमोरी के लिए है तो हैश टेबल, ठीक है। उसके बाद है हैश फाइल एग्जांपल। तो इसकी एग्जांपल कोई नहीं है, बस आपने जस्ट ये एक लाइन है यहाँ पे कि इफ़ अ डिस्प्रोपोर्शनिएट टेबल नंबर ऑफ कीज़ हैपन टू हैश टू द सेम बकेट। मतलब कि अगर जो की नंबर हैं वो एक ही बकेट में बार बार अगेन जो है ना वो हैपन हो रहे हैं, तो उसको हम क्लस्टरिंग बोल देंगे, ठीक है। द फिनोमेनन कॉल्ड एज क्लस्टरिंग। बस इतना याद करना है, यही है एग्जांपल में बस। और डाटा माइनिंग टेक्निक्स आ जाएंगी हमारे पास। डाटा माइनिंग होता क्या है, डाटा माइनिंग इज प्रैक्टिस ऑन डाटा स्टैटिक डाटा कलेक्शंस कार्ड डाटा वायरसेस। जो डाटा माइनिंग होती है, मतलब माइनिंग होता है यहाँ पे कि डाटा जो होता है उसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने याद करना है वो डाटा वायरसेस, ये जो एग्जांपल है ये याद करनी कि डाटा माइनिंग इज प्रैक्टिस ऑन स्टैटिक डाटा कलेक्शंस कार्ड डाटा वायर हाउसेस। स्टैटिक डाटा कलेक्शंस पे प्रैक्टिस की जाती है जिसको हम डाटा वायर हाउसेस बोलते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ये चीज़ आपने याद करनी है, ठीक है। ये मतलब वही चीज़ है कि डाटा बेस से पैटर्न्स को, जो हमारी डाटा है उसको फाइंड करने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। सारा वही चीज़ बताया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली वो चीज़ें करें जो पेपर में आनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 3 to 5 मार्क्स का, जो कि पूछा जाता है कि डाटा माइनिंग की दो फार्म्स कौन सी हैं, ठीक है। डाटा माइनिंग की दो फार्म्स हैं जनाब, एक है क्लास डिस्क्रिप्शन, एक है क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। क्लास डिस्क्रिप्शन और क्लास डिस्क्रिमिनेशन दो टाइप्स हैं डाटा माइनिंग की, उनमें डिफरेंस आप देख लीजिएगा। ये सारा आपने लिखना जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या है, क्लास डिस्क्रिप्शन डील्स विद द आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टीज़ दैट कैरेक्टराइज अ गिवन ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स। इसको अगर आप इसका लफ्ज़ याद करो, पहला क्लास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को करेक्टराइज करके लिख देना, उसकी डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, मतलब कि उसके बारे में लिखना है, ठीक है, कि वह क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्लास डिस्क्रिप्शन क्या कर रही है कि ये डील कर रही है जो डाटा आइटम्स की, वो आइटम्स हैं, जस्ट उनको क्या कर रही है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके करेक्टराइज कर रही है, जस्ट इतना कर रही है, ठीक है। अब जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि अलग कर देना, ठीक है। क्लास डिस्क्रिमिनेशन डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ दैट डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। क्लास डिस्क्रिमिनेशन उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लास डिस्क्रिप्शन टेक्निक्स वुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स ऑफ पीपल हु बाय स्मॉल इकोनॉमिकल व्हीकल्स। क्लास डिस्क्रिप्शन किसके लिए यूज़ हो रही है, इसकी एग्जांपल दी हुई दोनों की, कि पहले क्लास डिस्क्रिप्शन है, पीपल उन लोगों को कैरेक्टराइज करती है जो कि कर रहे हैं इकोनॉमिकल व्हीकल्स जो है वो खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ खरीद रहे हैं लोग, जस्ट उनको डिस्क्राइब कर रही है कि वो लोग जो है ना वो गाड़ियाँ खरीद रही हैं, ये उसकी क्लास डिस्क्रिप्शन होगी। इसी की क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्या होगी कि वो लोग जो है ना, कुछ लोग जो है उनमें से वो पुरानी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कुछ लोग उनमें से न्यू गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कुछ लोग उनमें से जो है वो क्या, आप ऐसा कह सकते हो कि सुजुकी की खरीद रहे हैं, कुछ आप कह सकते हो कि होंडा की खरीद रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। डिफरेंस कर दें, वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन होगी। क्लस्टर एनालिसिस और डाटा माइनिंग की एग्जांपल्स और एम्प्लीफिकेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगी।
ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे डाटा माइनिंग की और भी टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो ऊपर 2 फार्म्स थी वो आपने याद रखनी है लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अनदर डाटा फार्म इज़ क्लस्टर एनालिसिस, ठीक है। क्लस्टर एनालिसिस आपसे पूछा गया है। क्लस्टर इसमें क्या होता है कि विच सीक्स टू डिस्कवर क्लासेस, ठीक है, क्लासेस को डिस्कवर करने के लिए यूज़ किया जाती है। इसमें अगर आप इसको इसकी डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि क्लस्टर एनालिसिस ट्राइज टू फाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा आइटम्स दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ ग्रुपिंग्स। क्लस्टर होता है गुच्छा, लाइक अंगूर का गुच्छा, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि एक एनालिसिस किया जाए तो उसमें जो डाटा आइटम्स वो जो सेम टाइप्स की होंगी, एक उनका ग्रुप बन जाएगा अलग से, उसकी क्या हो जाएगी कि उसकी क्लास बन जाएगी अलग से, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी अलग क्लास होगी और जिनकी डिफरेंट होगी उनकी एक अलग क्लास होगी। तो इसको क्लस्टर एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे एज अगर 0 से 4 साल से 0 एज जो है वो, या 25 ईयर्स टू 40 एज ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप है या क्लस्टर है वो सेम चीज़ होती है, क्लस्टर एनालिसिस होता है। और उसके बाद होता है एसोसिएशन एनालिसिस। एसोसिएशन एनालिसिस नेम से ज़ाहिर करता है कि तल्लक बना देना, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर लिंक्स बिटवीन डाटा ग्रुप्स। वो जो ग्रुप्स थे, वो जो क्लस्टर थे, वो जो डाटा आइटम्स थी, उनके दरमियान लिंक्स को लुक करना, उनको इन्वॉल्व करना, उसको एसोसिएशन एनालिसिस बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे। इसकी एग्जांपल आपको मैं बता दूँ कि एक कस्टमर जो है वो क्या कर रहा है कि वो बाय करता है चिप्स, उसके साथ वो बाय करेगा बियर, ठीक है, उसके साथ वो बाय करेगा सोडा। तो ये क्या कर रहा है कि ये 3 चीज़ों के दरमियान जो है ना वो लिंक प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम एसोसिएशन एनालिसिस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आउटलियर एनालिसिस होता है। आउटलियर एनालिसिस क्या होता है? अनदर फॉर्म ऑफ डाटा माइनिंग, इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई डाटा एंट्रीज दैट डू नॉट कंप्लाई विद द नॉर्म। आउटलायर एनालिसिस की एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसमें वही चीज़ है कि नॉर्मल से कोई चीज़ एक्सीड कर जाए, ठीक है, सडनली किसी चीज़ में नॉर्मली से उसमें कोई ना कोई उसमें जो चेंज आ जाए उसको आउटलायर एनालिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा क्या कर रहा था कि आराम से परचेजिंग कर रहा था, हर महीने की आप कह सकते हो कि 5,000 की वो शॉपिंग करता था, लेकिन अचानक से उसके जो परचेजिंग पैटर्न है उसमें इतना आया है ना कि उसने क्या किया है कि 50,000 की पर मंथ जो है ना वो परचेजिंग स्टार्ट कर दी। तो इसमें वो क्या होता है कि उसकी नॉर्मल से जो उसकी अभी इंक्रीज़ हुई है ना, वो जो टाइप्स हैं वो सारी इसमें एनालिसिस किया जाएगा उनका, इसको आउटलायर एनालिसिस बोलते हैं। और ये यहाँ पे अगर आप देखो तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल टेररिस्ट, लाइक जैसे हम वो फ्रूट की रेडी लगाने वालों से 2-2 करोड़ निकल आता है, तो वो सेम चीज़ इस तरह की होती है, उसमें आउटलायर एनालिसिस होता है, ठीक है। ये सिर्फ कंप्यूटर की हद तक नहीं, हमारी लाइफ में भी यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आप सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस देखो तो यहाँ पे द फॉर्म ऑफ डाटा माइनिंग दैट सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस ट्राइज टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस माइट रिवील ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो इसमें भी ये और ऊपर वाली दोनों सेम ही हैं, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा है। इसमें सिक्वेंशियल पैटर्न होता है, ठीक है, यानी जो उसका टाइम के साथ साथ पैटर्न्स था, उसका जो बिहेवियर रहा है टाइम के साथ साथ उस पूरे डाटा का, उसको एनालिसिस करना सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस बोलते हैं। अगर उसके पैटर्न में कोई बिगाड़ आएगा तो भी हमें पता चल जाएगा, नहीं आया तो भी पता चल जाएगा। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम से में ट्रेंड्स को जो है ना वो रिवील करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आप इसका ये कह सकते हो कि जो डॉलर है वो किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, उसका जो फ्यूचर सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस होगा वो क्या होगा, उसका जो फ्यूचर बिहेवियर होगा डॉलर का वो क्या होगा। तो ये भी सिक्वेंशियल पैटर्न एनालिसिस में आता है, ठीक है। ये कॉमन सी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इससे पता क्या होता है कि आपकी वो चीज़ जो आपके जहन में बैठ जाती है, आपको उसका जो है ना वो ज़्यादा खपाने की ज़रूरत नहीं होती अपने सर को, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने डाटा क्यूब्स का जिक्र आएगा। डाटा क्यूब्स क्या होता है कि एक ही डाटा है उसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है ना वो प्रेजेंट करना है, लाइक क्यूब की शक्ल में, ठीक है। डिफरेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट इमेज ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस बन जाएंगी उस आपके डाटा की, ठीक है, उसको डाटा क्यूब्स बोलेंगे। और इसमें आप सिंपल यही कह सकते हो कि डाटा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, डाटा वेयर हाउसेज द कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेड डाटा इन द फॉर्म ऑफ डाटा क्यूब्स, मतलब कि डाटा माइनिंग के लिए पॉसिबल है कि वो इस तरह की शक्ल बना के आपको डाटा दिखा सकता है, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसका कंसेप्ट आपके जहन में है कि डाटा को हम मुख्तलिफ शक्लों से देख सकते हैं, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, ठीक है, उसमें जो डाटा है तो इसको डाटा क्यूब्स बोलेंगे। उसके बाद अगर सोशल इम्पैक्ट ऑफ डाटाबेस टेक्नोलॉजी की बात करो तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं याद करना,
एक एमसीक्यूज़ है जो कि ये है, उसमें ये है कि इन सम केसेस द डाटा कलेक्शन प्रोसेस इज रेडली अपेरेंट, इन अदर इट इज़ सब्टल। कि कुछ केसेस में जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रेडली अपेरेंट होता है, कुछ में सब्टल होता है। इसमें एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। डाटा माइनिंग का जो सोशल इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं है, बस यही आपको चीज़ों को पता होना चाहिए कि डाटा बेस टेक्नोलॉजी यूज़ इसलिए की जाती है ताकि जो भी रिकॉर्ड्स हों वो इजीली एक्सेस की जा सकें, ठीक है। ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स हों, बंदा आसानी से अपनी जो भी चीज़ है वो इजीली बंदा निकाल सके। लाइक फॉर एग्जांपल आपका शॉपिंग मॉल है, उसमें जो भी आपके पैटर्न हो रहे हैं शॉपिंग के पर मंथ, वो सारे आपको एक दफ़ा आप कॉपी पे लिखो या साल 2-3 साल बाद आप उनको रिट्राइव करने की कोशिश करो, उनको एक्सेस करने की कोशिश करो, तो आप इजीली एक्सेस कर जाओगे। आपको पता होगा कि इस दिन आपकी इतनी सेल हुई, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतनी जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सारा कुछ सोशल इम्पैक्ट में आ जाता है। इसमें भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपने याद करनी है, जस्ट एक एमसीक्यू जो अगर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक प्राइम एग्जांपल दी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की के प्राइवेसी एक्ट 1974 हुज पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम अब्यूजिव यूज़ ऑफ गवर्नमेंट डाटाबेसेस। इसमें जस्ट यही था कि ये यूनाइटेड स्टेट में पास हुआ था और इसमें प्रोटेक्ट सिटीज़न जो थे वो गवर्नमेंट डाटाबेसेस को जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते, अब्यूजिव यूज़ उसका नहीं कर सकते, मतलब गलत यूज़। तो ये जो 9 लेक्चर्स हमने किए हैं इनमें मेन चीज़ है ये डाटा माइनिंग के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये 4 एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए डाटा माइनिंग्स की, कौन कौन सी हैं, कम से कम नेम तो लाजमी आना चाहिए। उसके बाद डाटा माइनिंग्स के 2 फार्म्स और 2 एग्जांपल्स जो है ना वो अलग चीज़ है, फार्म्स अलग चीज़ है। तो 2 फार्म्स जो है वो ये हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो ये है ये भी 3 to 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। डाटा माइनिंग की एग्जांपल्स और डाटा माइनिंग की फॉर्म्स में डिफरेंस है, तो दोनों को अलग अलग जैसे हैं वैसे ही याद करना है। और यहाँ पे हैशिंग और हैश फाइल और हैश टेबल का फ़र्क आपको पता हो, ठीक है। इंडेक्स फाइल का आपको मैंने बता दिया सिंपल। उसके बाद ये EOF जो एंड ऑफ फाइल है ये आपको आना चाहिए, और सिक्वेंशियल फाइल का आपको पता होना चाहिए कि होती क्या, जस्ट इतना आपको आपको अपने लफ्ज़ों में पता हो बस, उसके बाद आप कभी भी मार्क नहीं खाओगे। यहाँ पे एक और जो ये इम्पोर्टेंट थी ये मैंने आपको बताया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों, एज MCQs एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स के लिए भी, और कमिट और रूल बैक पॉइंट जस्ट एज MCQs। तो यही था इन 9 लेक्चर्स में। आई होप आपको समझ आई होगी, और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ आए, ठीक है। और अगर आई है, नहीं आई है तो भी एक लाइक करें, और अगर न्यू है चैनल पे तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।